प्यारे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। और आज हम लोग बिहार बोर्ड के साइंस बुक की पाठ्य पुस्तकों को पढ़ेंगे। और ये हमारा कक्षा 8 है, जिसका हम लोग चैप्टर 2 पढ़ेंगे। और इस चैप्टर का नाम है त्वरित और भूकंप, प्रकृति के दो भयानक रूप। आप रोज रोज की प्राकृतिक घटनाओं से परिचित ही हैं, पर कुछ घटनाएं हमारे जीवन चर्चा पर गहरा प्रभाव डालती हैं। कुछ परिघटनाओं यथा पवन, चक्रवात, तूफान, बाढ़ आदि के बारे में आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। इन परिघटनाओं का मानव जीवन, संपदा, प्राकृतिक संसाधनों पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में जानकारी प्राप्त की है। इनसे बचाव की तकनीकों को सीखा है। इन परिघटनाओं के दुष्परिणाम को कम करने की कोशिश लगातार चल रही है, जिससे धन जन की हानि को कम किया जा सकता है। अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि त्वरित और भूकंप कितनी विनाशकारी प्राकृतिक परिघटना है। हम इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और मानव जीवन पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को कम कर पाने का हर संभव प्रयास करेंगे। त्वरित, आपने पोल, बिजली के खंभे में लगे बिजली के तारों के बीच हिलने डुलने के कारण चमक एवं कड़कड़ाहट उत्पन्न होते देखा होगा। जैसा कि घर में भी कभी कभी ढीले प्लगों को खोलते और लगाते समय स्पार्क के कारण चिंगारी उठाते देखा होगा। उसी प्रकार क्या आपने अक्सर अंधेरे में ऊनी और पॉलिस्टर कपड़े उतारते समय चिट चिट की आवाज़ सुनी है या छोटी छोटी चिंगारी देखी है? क्या आपने अपने हाथों पर प्लास्टिक का स्केल रगड़कर कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों में उसे सटा कर देखा है? और प्रश्न उठता है, आखिर ये कागज़ के छोटे टुकड़े क्यों सटे? कपड़े उतारते समय चिंगारी क्यों निकली? आकाश में विशाल स्तर की चिंगारियाँ क्यों दिखती है? त्वरित भी एक विशाल स्तर की चिंगारी है। प्राचीन काल में लोग इन चिंगारियों के कारणों को नहीं जानते थे और इसे प्रकृति का प्रकोप समझकर अंधविश्वास में भयभीत रहा करते थे। हम अनेक क्रियाकलापों द्वारा यह जानेंगे कि रगड़ से विद्युत पैदा होती है और संपर्क में नहीं रहने के बाद भी एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। इस प्रवाह को विद्युत उत्सर्जन कहा जाता है, जिस कारण तीव्र प्रकाश चिंगारी के रूप में उत्पन्न होता है। सर्वप्रथम अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बादलों में रगड़ के कारण उत्पन्न होने वाली विद्युत की उपस्थिति को दर्शाया। उन्होंने अपने पतंग में नुकीला चालक लगाया। पतंग की डोर रेशम की थी। नीचे डोर में एक धातु की चाबी बांध दी। पतंग जब बादल के पास गया तो वहां से विद्युत आवेश नमी युक्त रेशम के धागे से संचालित होकर चाबी में आया। जब बेंजामिन उस चाबी के समीप अपनी उंगली ले गए तो उन्हें झटका लगा और चिंगारी दिखी। यह अब तक पहली बार साबित हुआ कि आकाश में कड़क बिजली के कारण ही होता है और वह जमीन पर लाई भी जा सकती है। परंतु आपको यह प्रयोग कदापि नहीं करना है, क्योंकि पतंग से होकर बिजली की अत्यधिक मात्रा भी आ सकती है। बेंजामिन के प्रयोग को आजमाने के लिए रूसी वैज्ञानिक रिचमैन ने इस प्रयोग को दोहराया। उनकी पतंग ने विद्युत की अत्यधिक मात्रा को खींच लिया, जिसके झटके से रिचमैन फौरन स्वर्ग सिधार गए। परंतु इस बलिदान को त्वरित चालक की आवश्यकता और आविष्कार की सोच को जन्म दिया। रगड़ के आवेशन। सावधानी, कुर्सी की पीठ को अधिक देर तक मत पीटिए, इससे अत्यधिक आवेशन का भय रहता है। नंगे पैर रहने से आपको तेज झटका भी लग सकता है। और यहाँ पे प्रयोग दिए गए हैं, तो आप प्रयोग को नहीं देख सकते हैं, प्रयोग को स्किप कर सकते हैं और इसको पढ़ लेते हैं डायरेक्ट हम चैप्टर को। आइए इन तीनों क्रियाओं को अवलोकन पर विचार करें। समान पदार्थ से रगड़े पर गुब्बारे ने एक दूसरे को प्रतिकर्षित किया। समान पदार्थ से
जाने के कारण समान आवेशित पाकर एक रिफिल ने दूसरे को प्रतिकर्षित किया, परंतु एक गुब्बारे और रिफिल ने असमान आवेश के कारण एक दूसरे को आकर्षित किया। क्या अब हम यह कह सकते हैं कि आवेश दो प्रकार के होते हैं और यह निर्णय ले सकते हैं कि असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित और समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। मान्यता के अनुसार कांच के छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर यह धनावेश अर्जित करता है। आप इसकी जांच भी आगे कर पाएंगे। अब आवेश का स्थानांतरण को हम देख लेते हैं। कोई वस्तु आवेशित है अथवा नहीं, इसकी जांच करने के लिए बनाई गई इस युक्ति को विद्युतदर्शी कहते हैं। साथ ही हमें यह भी पता चला कि सुचालक वस्तुओं से होकर आवेश का स्थानांतरण होता है। अब आप कील के ऊपरी सिरे को अपने हाथों से छूइए। आप देखेंगे पत्ती का टुकड़ा अपनी पूर्व की अवस्था में चला गया। इसका अर्थ है कि पत्ती के टुकड़ों का आवेश आपके शरीर में आया और वह अनावेशित हो गया। यह आवेश हमारे शरीर से होकर पृथ्वी में चला गया। किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया को भूसंपर्कन कहते हैं। किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया को भूसंपर्कन कहते हैं। विद्युत परिपथ में किसी गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होने वाले आघात से बचने के लिए हम घरों में भूसंपर्कन की व्यवस्था करते हैं। त्वरित को जानिए। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है कि तूफान के समय हवाएं तेज गति से ऊपर की ओर जाती है तथा वर्षा की बूंदें नीचे की ओर आती है। संघनित जलवाष्प बादल के रूप में रहता है। हवा से रगड़ के कारण आवेश का पृथक्करण होता है। बादल के निचले हिस्से में अत्यधिक मात्रा में आवेश जमा हो जाता है। धरती की ऊपरी हवा भी आवेशित होती है। जब संचित आवेशों का परिमाण अत्यधिक हो जाता है तो धनावेश और ऋणावेश के बीच विद्युत प्रवाह के कारण चमकीली धारियां दिखती हैं। हवा से रगड़ के कारण आवेशों का पृथक्करण होता है। बादल के निचले हिस्से में अत्यधिक मात्रा में आवेश जमा हो जाता है। धरती की ऊपर हवा भी आवेशित होता है। जब संचित आवेशों का परिमाण अत्यधिक हो जाता है तो धनावेश और ऋणावेश के बीच विद्युत प्रवाह के कारण चमकीली धारियां दिखती है और तीव्र ध्वनि सुनाई पड़ता है। इसे हम त्वरित कहते हैं। आवेशों के मिलने तथा पृथ्वी तक आ जाने की इस प्रक्रिया को विद्युत विसर्जन कहते हैं। त्वरित से सुरक्षा। त्वरित झंझा अथवा तूफान के समय खुला स्थान सुरक्षित नहीं है। किसी घर अथवा छत के अंदर की जगह ही सुरक्षित स्थान है। यदि आप किसी बस, कार आदि में यात्रा कर रहे हो तो उसकी खिड़कियां, दरवाजे आदि बंद कर उसके अंदर ही रहना सुरक्षित है। खुले मैदान में नहीं रहिए। मकान की खुली छत, खेत अथवा बड़े वृक्षों के नीचे ना ही। यदि आप बगीचे अथवा जंगल में हैं तो छोटे वृक्षों के नीचे शरण लीजिए। यदि खेतों में हैं और वहाँ कुछ वृक्ष हैं तो वृक्षों के नीचे रहने से बेहतर खुले मैदान में लेट जाना अथवा सिकुड़ कर उकड़ू बैठना अच्छा है। बिजली अथवा टेलीफोन के तारों या खंभों से दूरी बनाए रखना चाहिए। आप जानते हैं कि त्वरित एक विद्युत विसर्जन है। किसी भी बिजली से चलने वाले उपकरणों के प्रयोग से बचना चाहिए। अधिक सुरक्षा हेतु टीवी, कंप्यूटर आदि के प्लगों को निकाल देना बेहतर होगा। झंझा के समय नदी, तालाब आदि में स्नान करना खतरनाक हो सकता है। वातावरण शांत होने पर ही सुरक्षित स्थान से बाहर आना चाहिए। त्वरित चालक। ऊंची इमारतों, चिमनियों, भवनों एवं अन्य बड़ी संरचनाओं को त्वरित के प्रभाव से बचाने की सरल एवं कारगर युक्ति त्वरित चालक है। आपने आवेशों के भूसंपर्कन के बारे में जान लिया है। यही अवधारणा इस युक्ति के निर्माण में सहायक हुई। भवन के सबसे ऊपरी हिस्से के कुछ ऊपर तांबे के मोटे तार की नुकीली संरचना लगाई जाती है। उस नुकीली संरचना से तांबे का पत्थर जोड़कर उसे जमीन के नीचे से ले जाकर तांबे के प्लेट से जोड़कर मिट्टी में ढक दिया जाता है।
भवन के सबसे ऊपरी हिस्से से कुछ ऊपर तांबे के मोटे तार की 3 नुकीली संरचना लगाई जाती है। उस नुकीली संरचना से तांबे का पत्थर जोड़कर उसे जमीन के नीचे 3 से 4 फीट ले जाकर तांबे के प्लेट में जोड़कर मिट्टी से ढक दिया जाता है। इससे भवन, इमारतें आदि तरह सुरक्षित हो जाती है, क्योंकि इस तांबे की पत्थर से होकर आवेश पृथ्वी में चला जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि तरत झंडा के समय इस तार को नहीं छूना चाहिए? घर में लगे पानी के पाइप को छूना भी आपको हानि पहुंचा सकता है। भूकंप। आपने बादलों की गड़गड़ाहट, झंझा, तरित, चक्रवात, तूफान, बाढ़, भूस्खलन, हिमपात आदि प्राकृतिक परिघटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। उपर्युक्त परिघटना मानव सभ्यता को व्यापक हानि पहुंचाती रही है। इन सब के अतिरिक्त भी कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं हैं। आइए इन परिघटनाओं को मौसम संबंधी एवं भूगर्भीय परिघटनाओं में विभाजित कर एक तालिका बनाएं। इस तालिका को आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। उपर्युक्त परिघटना में कुछ तो मानव सभ्यता के लिए लाभकारी है और कुछ अत्यंत विनाशकारी। विज्ञान एवं तकनीक के विकास से हमने कुछ प्राकृतिक परिघटनाओं की भविष्यवाणी करना सीख लिया है, जिससे हम धन जन की व्यापक हानि से कुछ बचाव कर पाते हैं। पर कुछ ऐसी भी प्राकृतिक परिघटनाएं हैं जिसकी भविष्यवाणी अभी तक कर पाना संभव नहीं हो पाया है। इसमें एक परिघटना है भूकंप। भूकंप क्या होता है? भूकंप होने से क्या होता है? इसके प्रभावों को कम से कम करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, इसको देखना होगा। भूकंप के विनाश का चित्र। 1934 में बिहार में आया विनाशकारी भूकंप, 1990 में आया भूकंप, 2001 में आए गुजरात के भूकंप आदि का फोटो जमा करने का प्रयास कीजिए। सितंबर 2011 में बिहार में आए भूकंप को आपने महसूस किया होगा। इसकी तीव्रता एवं केंद्र के संबंध में जानकारी इकट्ठी कीजिए। भूकंप क्या होता है? भूकंप पृथ्वी का कंपन अथवा कोई झटका होता है जो पृथ्वी के भीतर गहराई में गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होता है। भूकंप अक्सर आते रहते हैं, पर हम हमेशा उसे महसूस नहीं कर पाते हैं। कभी कभी जीवन तथा संपत्ति की क्षति पहुंचाती है। ऐसा क्यों? भूकंप और कारण। भूकंप के संबंध में प्राचीन काल से कई लोक कथाएं प्रचलित हैं, जिनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। अतः इसके कारण समझने हेतु पृथ्वी की संरचना जानना जरूरी है। पृथ्वी की संरचना यहाँ पे देख सकते हैं। पहले सबसे ऊपरी पर भूप्रपटी है। यहाँ पे 3 पार्ट में पृथ्वी विभाजित दिखाया गया है। जैसा कि चित्र से स्पष्ट है कि पृथ्वी की परत टुकड़ों में विभाजित है, जिसमें प्रत्येक टुकड़े को प्लेट कहते हैं। ये प्लेटें निरंतर धीरे धीरे गतिमान रहती है। गति के कारण ये कभी एक दूसरे से रगड़ खाती है अथवा एक दूसरे से टक्कर के कारण भूप्रपटी में विक्षोभ उत्पन्न होता है। यही विक्षोभ पृथ्वी की सतह पर भूकंप के रूप में दिखाई देता है। यहाँ पे टकराती प्लेटें और रगड़ती प्लेटों को दिखाया गया। पृथ्वी के प्लेटों की गतियाँ, रगड़ती एवं टकराती प्लेटें। पृथ्वी के भूप्रपटी पर कंपन ज्वालामुखी के फटने, उसका पिंड के पृथ्वी से टकराने अथवा किसी भूमिगत नाभिकीय विस्फोट के कारण भी उत्पन्न हो सकते हैं। परंतु अधिकांश भूकंप पृथ्वी के प्लेटों की गतियों के कारण आते हैं। जहाँ प्लेटों की सीमाएं दुर्बल क्षेत्र में होती है, वहाँ भूकंप आने की संभावना अधिक होती है। रेडियो या टीवी से घर या मकान खरीदते बनाते समय भूकंप जोन की जानकारी अवश्य प्राप्त कर ले। ऐसा विज्ञापन आपने सुना होगा। भूकंप जोन से संबंधित भारत का मानचित्र आपकी भूगोल की किताब में दिया गया है। उस मानचित्र में अपने राज्य की स्थिति का पता कीजिए। अपने राज्य में आपके जिले की स्थिति किस जोन में है, इसे भी पता करने की कोशिश कीजिए। किसी भूकंप की शक्ति के परिणाम को रिएक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। भारत में आए भूकंप की सूची रिएक्टर पैमाने के माप के साथ। यहाँ पर एक सामान्य भूकंप मापी का चित्र दिया गया है।
उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि रिएक्टर पैमाने पर अधिक माप ज़्यादा क्षति पहुंचाती है। प्रारंभ में भूकंप मापने की विधि मालूम नहीं थी। विज्ञान एवं तकनीकी विकास के क्रम में रॉबर्ट मैलेट, जॉन मिल्ब, थ्रोइंग और ग्रे के सहयोग से सतह भूकंप मापी विकसित किया गया। भारत में मिल्स भूकंप मापियों का उपयोग प्रारंभ हुआ। 1905 में शिमला, मुंबई और कोलकाता की वेधशाला में थ्रोइंग भूकंप मापे लगाए गए। इसके बाद अन्य भूकंप मापियों का प्रयोग आरंभ हुआ। भूकंप से बचाव। क्या आपने सोचा है कि गड्ढे वाली जगहों को भरकर तालाबों एवं पोखरों के समीप घर बनाने से क्यों बचा जाता है? भूकंप आने पर इन स्थानों पर बने घर जल्दी गिरते हैं। अब भूकंपरोधी घरों को बनाने की तकनीक भी विकसित हुई है, जिसके अनुसार घर बनाकर भूकंप के व्यापक प्रभाव से बचा जा सकता है। इसके अलावा हमें भूकंप से बचाव के लिए आवश्यक सावधानियां बरतनी चाहिए। यदि आप घर के अंदर हो तो किसी मजबूत चौकी अथवा पलंग के नीचे झटकों से रुकने तक छिपे रहिए। संभव हो तो अपने सर के ऊपर तकिया आदि जैसी चीज़ें रख लीजिए तथा घर के कोने में खड़े हो जाइए। भारी वस्तुओं से दूर हटकर रहने का प्रयास कीजिए ताकि वे वस्तुएं आपके ऊपर न गिरे। यदि आप घर से बाहर हो तो भवनों, बिजली के तारों और वृक्षों से दूर खुले स्थान में लेट जाइए। अब यहाँ पर नए शब्द सीख लीजिए। भू प्रॉपर्टी यानी कि अर्थ क्रस्ट। भू प्रॉपर्टी को इंग्लिश में कहते हैं अर्थ क्रस्ट। तड़ित यानी कि लाइटनिंग। विद्युतदर्शी यानी कि इलेक्ट्रोस्कोप। विद्युतदर्शी इलेक्ट्रोस्कोप। भूकंप अर्थक्वेक। तड़ित चालक लाइटनिंग कंडक्टर। तड़ित चालक लाइटनिंग कंडक्टर। आवेश स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर ऑफ चार्ज। आवेश स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर ऑफ चार्ज। हमने सीखा वस्तुओं को आपस में रगड़कर आवेशित किया जा सकता है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। सजातीय आवेश एक दूसरे को विकर्षित तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। रगड़ द्वारा उत्पन्न विद्युत आवेश को स्थिर आवेश कहते हैं। जब आवेश गति करते हैं तो विद्युत धारा बनती है। बादलों तथा पृथ्वी अथवा विभिन्न बादलों के बीच विद्युत विसर्जन के कारण तड़ित उत्पन्न होती है। तड़ित जीवन तथा संपत्ति को नष्ट करते हैं। तड़ित चालक घरों को तड़ित के प्रभाव से बचा जा सकता है। पृथ्वी के अचानक कांपने अथवा थरथराने को भूकंप कहते हैं। भूकंप आने की भविष्यवाणी संभव नहीं हो सकती। भूकंप से बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरतनी चाहिए। कुछ परियोजना दिया गया है, क्या बनाना है आपको? प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए आपदा प्रबंधन की व्यवस्था का पता लगाइए और भूकंप पीड़ितों की सहायता किस प्रकार की जाए एक रिपोर्ट बनाइए। और भूकंप रोधी मकान कैसे बनता है इसकी जानकारी प्राप्त कर वर्ग में चर्चा कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। ये लेक्चर पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये वीडियो सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।